डार्क वेब है क्या? ये पूरा इंटरनेट है, उसका 75% को बोलते हैं डार्क वेब। कोल मर्डर केस एग्जैक्टली होता क्या है? इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो कितनी चैलेंजिंग होती है? जो चीज़ इन्वेस्टिगेशन में थी अपराध घटित होने के बाद, और वो किन्हीं कारणों से सुलझ नहीं पाई, और वो फिर उसकी फाइल बंद हो गई। और वो फाइनेंशियल किसी के साथ फ्रॉड होता है तो उसमें सबसे पहले हमको कदम क्या उठाना चाहिए? ये फिजिकल मनी तो है नहीं, ये जो साइबर क्राइम का पैसा है इट इज वर्चुअल मनी। कई सारे केसेस सुनते हैं इसमें एक ऑनेस्ट ऑफिसर को पॉलिटिकल एजेंडास के चलते धमकाया या फिर ट्रांसफर जैसे सब सामने आते हैं। सबसे ऊपर जो होता है सिस्टम में वो होते हैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, है ना। आपके हिसाब से ऐसी कोई 5 जरूरी चीजें क्या हैं जो आजकल के युवाओं को अपनी सेफ्टी के लिए ध्यान में रखनी चाहिए? पहली चीज़ है अवेयरनेस। सेकेंडली अवेयरनेस से आती है अलर्टनेस, सतर्क होना चाहिए। तीसरा लालच में नहीं पड़ना चाहिए। इंडियन पुलिस की इमेज को लेकर एक नेगेटिव परसेप्शन, The police here have resorted to physical punishments for those who breach it. परसेप्शन को कैसे चेंज किया जा सकता है? दिस इज अनदर टफ, वेरी टफ क्वेश्चन। इसके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं हमेशा पेरेंट्स को बोलता हूँ हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो खम्मा गाड़ी। दिस इज योर होस्ट अमित प्रजापति और आपका स्वागत है स्टोरीज विद अमित के एक नए एपिसोड में। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर वरुण कपूर सर, जो कि एक आईपीएस और स्पेशल डीजी हैं मध्य प्रदेश के। और एक आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक ऑफिसर ही नहीं बल्कि लाखों लोगों के लिए रोल मॉडल भी हैं। सो वेलकम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। और हमने आपके बहुत सारे एपिसोड्स, बहुत सारे पॉडकास्ट, बहुत सारे वर्कशॉप देखे हैं जिनमें जी आप डार्क वेब और साइबर क्राइम को लेके बहुत सारे डिस्कस करते रहते हैं। जी। सो इन्हीं को लेके हम कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं। करेक्ट। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो डार्क वेब है उसको लेके लोगों में क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है, हम्म। बट लोगों को पता नहीं है कि एग्जैक्टली डार्क वेब है क्या, हाँ जी। और जो इसमें जो इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं वो कैसे होती हैं, और इनमें कंट्रोल कितना किया जा सकता है। देखिए डार्क वेब का जहाँ तक सवाल है, ये पूरा इंटरनेट है, उसका 75% को बोलते हैं डार्क वेब या डार्क नेट, और 25% है जिसको बोलते हैं सरफेस नेट, जो अपन लोग यूज़ करते हैं। डार्क नेट एक ऐसा स्थान है जहाँ पे सिर्फ इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं। ये तो एक मिथ है कि मतलब सारी जो अवैध गतिविधियों के लिए बना है डार्क नेट, ऐसा नहीं है। डार्क नेट एक जगह है जहाँ पे स्टोरेज स्पेस बहुत होती है। मैंने बोला 75% डेटा को स्टोर करने के लिए, दैट इज द बेसिक पर्पस ऑफ डार्क नेट। बट उसमें इलीगल गतिविधियां भी होती हैं, क्योंकि उसका एक स्पेशल ब्राउजर होता है जिससे आप उसको एक्सेस कर सकते हो। जो नॉर्मल ब्राउजर्स हैं जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ या क्रोम हुआ या फायरफॉक्स हुआ, उससे आप उस डार्क वेब को एक्सेस नहीं कर सकते। एक विशेष ब्राउजर होता है जिसको बोलते हैं टॉर ब्राउजर, द अनियन राउटर, उससे आप उसमें एक्सेस करते हो। उसकी खासियत ये होती है कि जैसे अनियन प्याज में बहुत सारे छिलके होते हैं, वैसे ही इसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं टू एक्सेस द इंटरनेट। तो जो आईपी एड्रेसेस होते हैं ऑल दैट, जिससे आइडेंटिफिकेशन हो पाती है बड़ी आराम से, वो मुश्किल हो जाता है। इम्पॉसिबल तो कभी नहीं होता, बट मुश्किल हो जाता है। इसीलिए उसकी क्रिमिनल गतिविधियों के लिए इसे ट्रैक नहीं किया जा सकता। एक बहुत उसका मशहूर एग्जाम्पल है, एक वेबसाइट थी द सिल्क रूट, और बहुत सालों तक वो चली थी, डार्क वेब में चलती थी। और उसमें क्या था कि लोग उसको टॉर ब्राउजर से आप एक्सेस करो, उसमें बाद में आप कोई भी इलीगल सामग्री ऑर्डर कर दो, जैसे वाइल्ड लाइफ पार्ट्स हैं, ड्रग्स हैं, इलीगल आर्म्स हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, लोग उसमें ऑर्डर कर देते थे। बिटकॉइंस में उस पर पेमेंट होती थी और वो सामग्री आपके घर तक पहुंच जाती थी। और बहुत सालों तक ये अवैध व्यापार चला, और एक ऐसी भावना थी कि ये पकड़े नहीं जा सकते क्योंकि डार्क वेब है। बट फिर यूरोपोल बोल के एक संस्था है, यूरोपियन पुलिस लाइक इंटरपोल, उन्होंने एफबीआई ऑफ यूएस के साथ मिलकर एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करी। एंड आई थिंक विद इन 10 डेज उन्होंने सारे वो छिलके हटाए और सारे फुटप्रिंट्स फॉलो किए, और पूरी गैंग को उन्होंने पकड़ लिया, विच इंक्लूडेड द गैंग लीडर जो यूके का था, उसका आजीवन कारावास भी हो गया। तो वो जो सिल्क रूट बोल के एक चीज थी, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, जिसको लोग सोचते थे कि कभी खत्म ही नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं है कि डार्क वेब में गतिविधि में आप जैसे कहते हैं कि डार्क वेब में किडनैपिंग, फाइटर्स बेचना, ये सब मतलब नॉर्मल है, तो ये क्या एग्जैक्टली मतलब होती है चीजें डार्क? यस, इलीगल एक्टिविटी देखिए सरफेस लेवल पे भी होती है, ऐसा तो है नहीं, और नॉर्मल लोअर में भी होती है। इलीगल गतिविधियां, क्राइम की गतिविधियां तो हर जगह होती है, जहाँ इंसान रहते हैं वहाँ क्राइम और क्रिमिनल भी रहते हैं। टारगेट में कुछ ज्यादा होती होंगी, बिकॉज उसको ट्रैक करना मुश्किल होता है, इतना इजी नहीं होता है, आई वुड से दैट। तो पर इसकी मतलब नहीं है कि वो सिर्फ इलीगल गतिविधियों के लिए है। तो जो डार्क वेब के यूजर्स हैं, क्या वो इंडिया में भी उसी प्रकार एक्टिव हैं जैसे फॉरेन कंट्रीज में एक्टिव हैं? एक्सेस, हाँ ये सब यूजर्स जो है उसके, मैंने बोला ना, जहाँ पे इंसान वास करते हैं वहाँ पे अपराधी उसी नंबर में एग्जिस्ट करते हैं। सिर्फ रियल वर्ल्ड में आपको दिखते हैं, वर्चुअल वर्ल्ड में आपको दिखते नहीं है। दैट्स द ओनली डिफरेंस। जैसे अभी इंडिया में बहुत सारे साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं जी।
तो ऐसे कौन से अभी मेनली जो ट्रेंड फ्रॉड्स हैं जो भी चल रहे हैं और इनसे कैसे बच सकते हैं? देखिए, फ्रॉड्स मीन यू मीन ऑनलाइन फ्रॉड्स? हाँ, ऑनलाइन फ्रॉड्स। ऑनलाइन फ्रॉड्स में क्या है कि उसमें उसको बोलते हैं फिशिंग अटैक्स बोलते हैं जनरली। जितने भी फ्रॉड्स होते हैं फिशिंग के माध्यम से होते हैं। जैसे फिशिंग मतलब मच्छी पकड़ना, तो इंग्लिश वर्ड जो फिशिंग होता है एफ के साथ। तो जैसे मछुआरा जाता है एक तालाब में, नदी में, समुद्र में, और कांटा फेंक के वेट करता है, हजारों मछलियां निकलती हैं, सब नहीं पकड़ी जाती, एक पकड़ी जाती है, उसको सबको पकड़ना भी नहीं था, तो दैट इज फिशिंग। तो सेम वे इन द साइबर वर्ल्ड, आप पीएच ऐड कर दो, एफ को हटा दो, तो इट बिकम्स फिशिंग अटैक। तो है वही, वो जो क्रिमिनल है अपने घर पे बैठा रहता है ऐसे एसी चला के शायद, और वहीं से वो अटैक करता है, और हजारों लाखों लोग एक साथ करता है। टेक्नोलॉजी है, आप कर सकते हो, फोन यूज करते हैं, ईमेल यूज करते हैं, एसएमएस यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो कई कई माध्यम से फेक प्रोफाइल बना के करते हैं। तो वो लोगों को अटैक करके उनसे, उनका बेसिकली इंटेंशन इज उनसे पैसा प्राप्त करना। तो उसके तरीके बहुत सारे हैं, कॉन्सेप्ट एक ही है, और टेक्नोलॉजी की एड से वो एक साथ लाखों को अटैक कर हाँ, सकते हैं। लाइक सोशल मीडिया मैसेजेस के थ्रू yes. इस तरीके से वो कैप्चर। ईमेल जैसे है, तो एक हाँ। ईमेल का एक मैं आपको एक स्टडी बता देता हूँ, बड़ी हाँ, इंटरेस्टिंग हाँ, है। सिस्को एक संस्था है, अमेरिका की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी, स्विचिंग सिस्टम्स बनाते हैं वो। तो उन्होंने एक स्टडी करी थी ईमेल फिशिंग पे कुछ समय पहले। उनकी जो स्टडी में आया, बड़ी इंटरेस्टिंग थिंग, दैट अगर आप 10 लाख लोगों को एक फिशिंग ईमेल भेजो, एक फिशिंग ईमेल का प्रारूप बनाओ, और आप 10 लाख लोगों को भेजो, दैट इज फॉर 1 मिलियन। तो 1 मिलियन को अगर आप भेजोगे तो कितने लोग फंसते हैं उस अटैक में? 8 लोग फंसते हैं। तो आप बोलोगे कि 10 लाख में से 8 में से ये कौन सा सक्सेस है? बट ये बहुत बड़ा उसमें एक राज है, मैं आपको फिगर से बताता हूँ। देखिए, 8 लोग जब फंसते हैं तो उनकी स्टडी के मुताबिक ईच पर्सन लूजेस $2,000 एवरेज, ये उनका स्टडी में आया। नाउ यू सी द स्केल। अब उस जो अपराधी को घर पे बैठ के ये करना है, कहीं जाना नहीं उसको, 10 लाख लोगों के पास उसको जाके संपर्क नहीं करना, घर पे बैठ के बटन दबाना है सिर्फ, ऑन द कंप्यूटर, लैपटॉप और डिवाइस। एंड एक फिशिंग किट आती है ब्लैक मार्केट में, जिसमें आप एक बार एक फिशिंग ईमेल का प्रारूप बनाओ, उसको उस किट में लोड करो और एक सेंड बटन दबाओ, तो वो अपने आप ही 5 लाख यूजर्स तक पहुंच जाती है रैंडमली, है ना, और वो एक बार यूज हो सकती है। तो अब देखिए, अगर उसको 10 लाख लोगों को भेजना है तो उसको कितनी फिशिंग किट चाहिए? 2 चाहिए, करेक्ट। अब एक फिशिंग किट की कीमत होती है $80, ठीक है। तो 2 फिशिंग किट मतलब उसकी लागत कितनी हुई क्रिमिनल की? $60, है ना। और उसने फंसाया कितनों को? 8 को, जिसमें $2,000 गए, तो कितना उसकी आमदनी कितनी हुई? $16,000। तो उसकी लागत $160, आमदनी $16,000, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है उसके? नियरली 10,000%। इतना प्रॉफिट किसी बिजनेस में नहीं होता। द ओनली प्रॉब्लम इज दिस इज अवेयर अवेयर, बट है इतना बड़ा स्केल इसमें, और करना कुछ नहीं है, आपको घर बैठे बैठे करना है। तो इसीलिए इट इज बिकमिंग वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर पीपल एंड फॉर पुलिसिंग एंड फॉर एवरीथिंग। जैसे अभी साइबर फ्रॉड्स होते हैं कि मैसेजेस के थ्रू कुछ लिंक्स आती हैं, फिर उनको क्लिक करते हैं और अकाउंट से पैसे चले जाते हैं मैसेज, तो इन चीज़ों से कैसे बच सकते हैं? देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ फिशिंग अटैक से अगर आपको बचना है तो एक 2 स्टेज प्रोटोकॉल है जो मैंने अपने अनुभव से बनाया, क्योंकि मैं 13-14 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। तो जो मैंने देखा है चीजें, तो उनके अटैक के तरीके, उनके अटैक के साधन, माध्यम तो बदलते रहेंगे, और फंसाने के लिए हम लोग हमेशा रेडी रहते हैं, बिकॉज हम लोग बहुत गलतियां करते हैं ऑनलाइन। तो बेसिकली अगर आप ये 2 स्टेज प्रोटोकॉल पालन कर दो और उसको हर बार करो, ऐसे नहीं कि कभी कभी करो, तब फिर आप फिशिंग से बचोगे अच्छे से। तो वो क्या है? पहला स्टेज है उसका, मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को कि कभी भी वर्चुअल दुनिया में अनजान से संपर्क मत रखें। अनजान व्यक्ति फोन करे, आपको कोई जानकारी नहीं देना, वो तो आपको डराएंगे, आपको प्रलोभन देंगे, बट आपको कुछ नहीं बताना, बिकॉज वो अनजान। अनजान एसएमएस आए तो उसमें कोई लिंक मत दबाइए, अनजान ईमेल आए तो उसमें कोई डाउनलोड मत करिए अटैचमेंट, अनजान फ्रेंड रिक्वेस्ट आए तो उसको मत एक्सेप्ट करिए। उसको एज अ पार्ट ऑफ योर सिस्टम बनाइए कि अनजान है तो मेरे को कोई संपर्क नहीं रखना, पहली बात। दूसरा स्टेज है, क्योंकि ये वर्चुअल दुनिया है, इसमें आपको कुछ भी दिखाया सुनाया जा सकता है, तो उसमें जो दिखता है वो भी कभी कभी नहीं होता है। तो फिर अगर दिख रहा है अगर, तो उसको भी आपको वेरीफाई करना है। पहला, अनजान से कोई संपर्क नहीं। दूसरा, जाना पहचाना भी लगे तो उसको वेरीफाई करिए। जैसे मेरे प्रोफाइल से इतने फेक प्रोफाइल बनते हैं, और लोगों को वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, फिर फंसाते हैं। तो दिखता मेरा रहा है कि वरुण कपूर नाम लिखा है, फोटो भी मेरा है, बट वो मेरा नहीं है। तो अगर आप उसको सिर्फ देख के कर लोगे तो फिर आप फंस जाओगे अनजान से, वही बात हो गई है। बट अगर आप उसको वेरीफाई करोगे मेरे से, तब आप सही दिशा में जाओगे। तो 2 स्टेज, पहला, नो कॉन्टैक्ट विद अननोन। सेकंड, इवन इफ इट अपीयर्स नोन, यू हैव टू वेरीफाई एंड यू हैव टू मेक एन एफर्ट। देखिए, साइबर वर्ल्ड में आप कह रहे हैं कि प्रोफाइल्स बनती हैं फिर बहुत सारी, अभी एक ऐसा ही फ्रॉड चल रहा है कि कोई पुलिस वाला फोन करता है व्हाट्सएप पे, डायरेक्ट कॉल करता है कि आपका बच्चा हमने किडनैप, मतलब जेल में है, पैसे डाल दो हम इसको करते हैं। ये भी अभी चल रहा है, जो ट्रेंड में फ्रॉड चल रहा है। तो इसमें लोग क्या कंफर्मेशन नहीं लेते अपने बच्चों से कि आप वहाँ पे हो या नहीं हो, डायरेक्ट पैसे डाल देते हैं।
नहीं, बट मैं बार बार ये बोलता हूँ कि ये तो उनके तरीके तो बदल जाएंगे। आजकल ये चल रहा है, राइट। एक और चल रहा है जिसमें जो फेडेक्स का है स्कैम, फोन आता है कि आपने पार्सल बुक किया हाँ, तो आपके FedEx, पार्सल में ड्रग्स निकला, तो वो तो दे विल कीप चेंजिंग दिस स्टाइल, कुछ ना कुछ बट उसका बेसिकली वो है कि वो अनजान है। अब एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो और ज्यादा वो खतरा हो गया Deepfakes है, वगैरह बिकॉज वो जिसमें आवाज और वो वीडियो और फोटोग्राफ को भी मॉर्फ कर सकते हैं। तो यू कैन गेट एन, मतलब आपको बच्चे का आवाज भी सुना देंगे कि किडनैप कर दिया है, बट वो एक्चुअली बड़ा प्रॉब्लम होते जा रहा है। बट यू बेसिकली हैव टू से कि अनजान है तो आपको उसको नहीं बिलीव करना है ना, अनलेस अंटिल यू वेरीफाई, अनलेस अंटिल यू कंफर्म। जैसे साइबर क्राइम के केसेस आपने बहुत सारे सॉल्व किए हैं, लाइक 13-14 सालों से आप इस पे काम कर रहे जी। हैं, तो आपको एक कॉमन मिस्टेक्स देखने को क्या मिलती है कि लोग गलती कहाँ पे करते हैं कॉमन? सबसे बड़ी गलती तो एक ही है, उसी को अगर अपन सुधार पाए तो अपन बड़े खुश हो जाएंगे और बड़े अच्छे से सिक्योर हो जाएंगे। वो ये गलती है कि हम लोग असली दुनिया में रहने का आदी है। हाँ, हमारी पूरी सिस्टम जो है इंसान की, वो इस दुनिया के लिए है, रियल वर्ल्ड, एक्चुअल वर्ल्ड, इट्स नॉट फॉर वर्चुअल वर्ल्ड। तो वो जो कॉन्सेप्ट, वो जो शिफ्ट है आपके माइंडसेट में, वो आपको करना बहुत जरूरी है कि ये दुनिया अलग है जो वर्चुअल दुनिया है, जो डिवाइस बेस्ड दुनिया है, और ये दुनिया अलग है जो असली दुनिया है। इसमें जो कभी कभी दिखता है वो होता है, उसमें कभी कभी दिखता है वो नहीं होता है। तो इसीलिए वो जो माइंडसेट का चेंज है, वो सबसे बड़ी, उसमें फिर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। बट एक्चुअली आपको पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि जब जैसे ही हम कनेक्ट करते हैं वर्चुअल दुनिया में, एक्चुअली वर्चुअल दुनिया में आप कनेक्ट करते हो, रियल दुनिया में आप पैदा होते हो। तो जब आप कनेक्ट करते हो तो आपको जैसे ही वो कनेक्ट किया तो आपको मन में एक अलग मानसिकता आनी चाहिए कि ये दुनिया अलग है। तो इस आप जब वो करोगे तब फिर बाद में धीरे धीरे सारी चीजें धीरे धीरे होंगी। बट बेसिकली गलती वही है हमारी। सर जैसे गोल्ड मर्डर केसेस के बारे में भी आपने बहुत सारी केसेस सॉल्व किए हैं, तो गोल्ड मर्डर केस एग्जैक्टली होता क्या है, जी। और इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो कितनी चैलेंजिंग होती है? कोल्ड केसेस, हर टाइप के केसेस कोल्ड हो सकते। कोल्ड केसेस मतलब जो चीज इन्वेस्टिगेशन में थी अपराध घटित होने के बाद, और वो किन्हीं कारणों से सुलझ नहीं पाई, और वो फिर उसकी फाइल बंद हो गई और वो ठंडे बस्ते में एक तरीके से चला गया। वो इन्वेस्टिगेशन इज नॉट क्लोज्ड, बट इन्वेस्टिगेशन इज सस्पेंडेड, कि अभी उसके हमको प्रमाण नहीं मिले, हमें अपराधी नहीं मिला या जो भी, तो हमने उसको सॉल्व नहीं कर पाए तो उसको फाइल कर दिया। अगर कोई बाद में उसको सॉल्व नहीं कर पाए तो उसको फाइल कर दिया। अगर कोई बाद में भी आपको प्रमाण मिलते हैं तो आप उसको रीओपन कर सकते हैं और उसके बाद उसमें फिर से कार्रवाई करके उसमें चालान पेश कर सकते हैं। तो उसको बोलते हैं कोल्ड केसेस। तो मर्डर के भी वैसे होते हैं जो कोल्ड केसेस सुलझ नहीं पाते हैं, तो वो वैसे केसेस को मेरा एक क्योंकि मैंने शुरू में इंदौर में मैं पोस्टेड था बहुत साल पहले, एडिशनल एसपी सिटी मेरा पहला पोस्टिंग थी, पहला या दूसरी, तो उसमें एक केस हमने सॉल्व किया था जिसमें एक व्यक्ति ने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया था और 5 साल तक वो पकड़ा नहीं गया था। फिर हमने उसको पकड़ा कि एक टिप ऑफ, मतलब एक सूचना के आधार पे, और उसकी हमने बॉडी रिकवर करी, शिक्षक नगर में था। फिर मैंने जब उसमें देखा कि लोग, एक तो मर्डर केस सॉल्व हुआ, एक बहुत बड़ा केस जो पेंडिंग चला गया था, दूसरा जो अपराधी था वो कानून के दायरे में आया, वो बच नहीं पाया, तीसरा जो उसके विक्टिम थे और उसके जो परिजन थे उनको बहुत वो लगता है कि हमारे इतने साल बाद पर हमारे परिजन का हत्यारा तो पकड़ा गया। तो इस सबको देखते हुए मेरे को लगा ये एक बहुत अच्छा काम है जो पुलिस को करना चाहिए एज अ, मतलब एज अ मिशन। बाई चांस तो कई बार केसेस सॉल्व हो जाते हैं, तो इसलिए उसको जहां में पदस्थ रहता था, एज एसपी, डीआईजी, आईजी, जोन में, रेंज में या डिस्ट्रिक्ट में, आपने जैसे आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड से बनाए हैं, तो मैं एक टीम बनाता था और उस टीम के माध्यम से, छोटी टीम होती थी, ये पुराने केसेस को हम खोलते थे, उनको सॉल्व करने का प्रयास करते थे। क्योंकि कोल्ड केसेस उनको इसलिए बोलते हैं कि उसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको सॉल्व करना, बिकॉज उसमें जो ट्रेल होती है ना वो ठंडी पड़ जाती है। पहले तो जब अभी क्राइम हुआ होता है तो उसमें बहुत सारे आपको सबूत मिलते हैं, लोग आपको बताते हैं, उसमें तो आपको बस रिकॉर्ड जो डायरी में लिखा है और कुछ जो लोग आपको बताएंगे उस आधार पर आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। मुश्किल केसेस होते हैं बट उसको करना चाहिए। ऐसे तो जैसे मैंने आपको बताया जहां मैं पदस्थ था तो मैंने उसको किया, तो उसमें मेरे जो फील्ड पोस्टिंग थी तो उसमें मैंने करीब 110 केसेस ऐसे निकाले। रीओपन किया। हाँ, रीओपन करके सॉल्व किया, कहीं 5 साल पुराने, कहीं 10 साल पुराने, 15 साल पुराने तक जो भी मैंने केस सॉल्व किया था सीहोर में जब मैं एसपी था। तो इसीलिए वो भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वर्ल्ड रिकॉर्ड में आई डोंट थिंक इतने केसेस किसी ने फोकस करके किया। सो आपने बहुत सारे केसेस सॉल्व किए आपके करियर में, लाइक 13-14 ईयर से आप रिओपन कर रहे हैं केसेस और आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए। तो ऐसी कोई केस स्टडी हो या आपका जो आपने रिओपन किया हो, वो केस आपको एक चैलेंजिंग लगा हो कि ये बहुत चैलेंजिंग केस है, इसको सॉल्व करना, ऐसी कोई स्टोरी रही हो आपकी? ऐसे तो बहुत केसेस है बट एक दो तो मेरे को जो अच्छे से याद है, तो वो एक केस तो जब मैं सीवर का होता है मैं उसी का बता देता हूँ। वो 15 साल पुराना केस था, हमारा जहाँ एसपी ऑफिस स्थित है सीहोर में, उसके पीछे एक एरिया उसको बोलते हैं कस्बा एरिया बोलते हैं सीहोर का। तो उसका केस था वो एक मिक्स पॉपुलेशन एरिया, वहाँ हिंदू और मुस्लिम रहते हैं। तो वहाँ पे एक
रिटायर्ड बैंक मैनेजर था। उसकी 15 साल पहले जब मैं वहाँ था, उससे 15 साल पहले हत्या हुई थी और उसका वो अकेला रहता था, उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी। तो वो एक उसका बड़ी ब्रूटली मर्डर हुआ था उसके घर के अंदर, उसकी लाश पाई गई थी और दरवाजे का ब्रेक इन एंड ऑल सब कुछ था। तो उस समय वो सॉल्व नहीं हो पाया होगा किन्हीं कारणों से। तो जब मैं एसपी था वहाँ पे, तो मेरे को सूचना मिली, क्योंकि हम इसको ऐसे मुहिम चलाते थे, तो जहाँ में जाता था लोगों को पता होता था कि ये पुराने केस सॉल्व करते हैं। तो जैसे ही मैंने आया तो एक दो केस सॉल्व करे, तो उसको मीडिया में भी अच्छे से देते थे ताकि लोगों तक सूचना पहुंचे और नए लोग हमारे पास आके बताएं कि हमारा भी एक केस था ऐसे जो सॉल्व नहीं हुआ। तो इसलिए एक ऐसे ही टिप ऑफ में हमने उसको वो केस को देखना शुरू किया। तो कुछ सूचना हमें मिली थी कि 3 लोग या 4 लोग ने, उनपे 4 थे वो, उन्होंने एक साथ इसको किया था। और वो उस समय मतलब 15 साल बीत गए थे, तो जब उनने किया था वो 24-25 साल के थे और अब वो 40-40 साल के हो गए थे। तो वो एक्चुअली क्या थे, वो उठाई गिरे टाइप के लोग होते हैं ना, वो थे। तो उन जो हमें सूचना मिली थी वो ये था कि ये 3-4 लोगों ने इसको घटित किया। तो पहले तो हमने इनको हिरासत में लिया और इनको अलग अलग पूछताछ की, उसके साइकोलॉजिकल इंटरोगेशन बोलते हैं उसको, वो हमने किया। तो उसके बाद उन्होंने कन्फेस कर दिया। तो केस क्या था कि ये चारों लोग एक पिक्चर देखने गए थे रात को। अब पिक्चर देखने के बाद वापस आ रहे थे तो उन्होंने शराब दी थी और कहीं बैठे हुए थे, तो उनको लगा कि ये मैनेजर अकेला रहता है, उनको मालूम था ये सब उधर ही उसी मोहल्ले के रहने वाले थे, तो इसको चलो अपन लूटते हैं, कुछ पैसा मिलेगा। तो क्योंकि दे वर ड्रंक ऑल्सो, तो उसके घर में घुसे और उसने विरोध किया होगा। उस आदमी का टेम्परामेंट बड़ा वो था, जो जिसकी हत्या हुई थी वो बड़े गुस्सा आता था उसको बहुत जल्दी, और ऐसा था वो। तो उसने शायद उनसे कुछ टकराव किया होगा, तो इन्होंने उनको मालूम हुए, वो भाग गए। उन्होंने लिया कुछ नहीं था, उनको मिला भी कुछ नहीं था, वैसे भी उस नशे के उसमें गए थे। तो ये था केस। तो हमने चारों को सॉल्व कर लिया। तो जब हम उनको घटनास्थल पे ले गए, तो ये तो इजीली रहता नहीं होगा क्योंकि एविडेंस तो सारे जा चुके हैं, सबका फाइल है उसको हाँ। देखना है और इनका कन्फेशन और उनके तस्दीक होगा ना उनकी क्या क्या गतिविधियां थी। तो एनीवे हम घटनास्थल पे उनको ले गए वापस जहाँ पे घर था, और ताकि एक बार हम रिक्रिएशन जिसे बोलते हैं ना, ताकि बता पाए कि हम यहाँ से घुसे, फिर हम चेक करें कि ये सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। तो जब वहाँ पे ले गए तो रात का समय था, 12-1 बज गए थे। तो पूरी हमारी टीम और हम लोग गए, तो लोग भी इकट्ठा हो गए कि रात को एसपी क्यों आए, यहाँ पे क्या करने आए। तो हम लोग पूरा अंदर उसको घुमा रहे थे, तो बताया था यहाँ दरवाजा था, हम यहाँ से घुसे तो वहाँ पे दरवाजा ही नहीं था। फिर वो बोलते थे दीवार थी, उसके ऊपर से हम निकले तो वहाँ पे दीवार ही नहीं थी। मतलब ऐसी कई चीजें मिली हैं, हमको लगा ये झूठ बोल रहा है। तो उधर ही बैठ के साथ में समझ में खड़े होकर उनसे बात कर रहे थे कि तो मोहल्ले के लोग भी वहाँ पे इकट्ठा हो गए थे। तो फिर 1-2 आदमी उसमें से आए, तो वो भी सुन रहे थे क्या हो रहा है। उन्होंने आके मेरे को बोला कि सर ये जो बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि ये जो घर है ये पहले घर था, अब वो स्कूल बन गया। तो वो बोल रहे थे इसके पूरी मॉडिफाई कर दिया इसके घर को। तो पहले ये जो सही बोल रहा है कि यहाँ पे एक दरवाजा हुआ करता था और यहाँ पे दीवार होगी, मतलब उसकी बात तस्दीक हो गई। तो जब सॉल्व हो गया तो फिर हमने और भी एविडेंस कलेक्ट करके उसको अरेस्ट किया उन लोगों ने। तो जब अरेस्ट किया तो फिर मैं जब ऑफिस में बैठा था तो मीडिया में भी आया, तो एक आदमी आया मेरे को मिलने और वो पर्ची भेजी, तो मैंने अंदर बुलाया, तो आया और सीधे मेरे पैर पकड़ लिया और रोते जाए। मैंने उसको उठाया, मैंने कहा क्या हो गया, कौन हो तुम। तो बोलता है कि सर मैं उस आदमी का बेटा हूँ जिसकी जो मर गया। तो मैंने सोचा कि वो इतना खुश हो गया कि मतलब अपने कि मेरे हत्यारे पकड़े गए। तो मैं इसलिए इतना रो रहा है। तो मैंने उसको उठाया, बिठाया, मैंने पानी वानी पियो। तो मैंने उससे जब बात करी तो मेरे को एक चीज बड़ी वो पता चली, ये जो बेटा था एक ही बेटा था उसका, ये अलग रहता था अपने फादर से। फादर का गुस्सा बहुत तेज था, मैंने आपको बताया। तो इसकी झगड़ा होता रहता था अपने फादर के साथ। तो एक दिन ये उस रात को जिस दिन इसके फादर की मर्डर हुआ, उस रात को ये आया था मिलने अपने फादर से। फादर थे तो इनके आपस में झगड़ा भी हुआ था और वो चला गया था फिर छोड़ के, और आसपास वालों ने भी सुना था और उसके बयान भी दर्ज हुए थे, डायरी में थे कि जब होती है इन्वेस्टिगेशन कौन आया था रात को, तो लोग बताते हैं कि इसका बेटा आया था, झगड़ा हुआ था, हमने भी सुना था। तो वो सब बयान भी थे। उस आधार पे इसके बेटे को हिरासत में भी लिया था उस समय, क्योंकि इन्होंने ये पुलिस ने ये एंगल था कि भाई इसने मर्डर किया हो सकता है। तो उसका हिरासत में लिया होगा, जो भी उसके साथ उसको कस्टडी में रखा, उसको पूछताछ करी, बट उन्हें बताया, वो करना ही नहीं था और वो चला गया। तो ही सेड टू मी वेरी वेरी, मतलब आज तक मेरे को याद है वो बात कि सर आपने एक मेरे फादर के हत्यारों को पकड़ा, उसके लिए तो मेरे को बहुत खुशी है, धन्यवाद, बट आपने मेरे माथे का कलंक दूर कर दिया। मतलब क्यों? बोलता है सर 15 साल से मैं इस कलंक से रह रहा था कि इसने अपने फादर को मारा और ये बच गया किसी तरीके से पुलिस के उससे, बट है तो अपने फादर का मर्डर है। और उस कलंक से मैं जी रहा था और आज वो मेरे कलंक मिट गया मेरे माथे से। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है उसके लिए। तो आई थिंक इट वाज वेरी नोबल थिंग टू डू, और वो इतना खुश हुआ और ऊपर से आपके मर्डर भी सॉल्व हो गया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, बट सब याद है। तो साइबर क्राइम अगर किसी के साथ हो जाता है कि जो फाइनेंशियल किसी के साथ फ्रॉड होता है, तो उसमें सबसे पहले हमको कदम क्या उठाना चाहिए?
देखिए देखिए कई कदम आप उठा सकते हैं, बट बेसिकली जो मैं लोगों को बोलता हूँ जो उनको पता नहीं वो सबसे पहले करना चाहिए वो है कि जब आपका पैसा आपके अकाउंट से निकलता है, क्योंकि फिजिकल मनी तो है नहीं, ये जो साइबर क्राइम का पैसा है वो इट इज वर्चुअल मनी, वर्चुअली इट इज एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाता है या वॉलेट में जाता है या ऑनलाइन शॉपिंग साइट में जाता है, तो जाता तो एक गेटवे से है, उसको बोलते हैं पेमेंट गेटवे। तो जब आपका पैसा आपके अकाउंट से मूव होता है तो आपको एक मैसेज आता है, एसएमएस, कि इतना आपका डेबिट हुआ है ना, और नीचे लिखा होता है कि अगर आपने ये नहीं किया है तो एक हेल्पलाइन होता है नंबर और एक या वेबसाइट का नाम होता है, क्योंकि वो गेटवे के थ्रू जाता है, तो उस गेटवे का हेल्पलाइन नंबर होता है कि अगर आपने नहीं किया तो इसमें रिपोर्ट करिए। लोग उसको देखते नहीं, ये बोलते हैं अरे हमारा पैसा चला गया, तो सीधे पुलिस के पास जाते हैं या फिर बैंक के पास जाते हैं। वो दोनों संस्थाएं आपको पैसा वापस दिलाने में कारगर नहीं हो सकती तो इमीडिएटली, तो आपको बेस्ट पॉलिसी इज जब आपका पैसा गया तो वो एक गेटवे में 48 से 72 घंटे रुका रहता है। इट इज कॉल्ड रिकंसिलिएशन ऑफ ट्रांजैक्शन। आपकी सिक्योरिटी के लिए नहीं होता, रिकंसिलिएशन इतने सारे ट्रांजैक्शन होते हैं हजारों करोड़ों, ताकि वो मैच हो जाए, फिर वो 48 से 72 घंटे में वो फिजिकली मूव करता है, अकाउंट में आ जाएगा, बट वो फिजिकली नहीं बट वो तो यूज credit कर होगा। सकते हैं ना, जैसे अगर किसी के हाँ, बट वो गेटवे में रहता है। अगर वो तो अगर आप उस समय उस गेटवे का जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल कर दें और बता दें कि ये मेरे को मैसेज आया, ये मैंने नहीं किया ट्रांजैक्शन, या फिर आप उसकी वेबसाइट पे चले जाएं गेटवे के, उसमें एक हेल्प सेंटर होगा, उधर जाके आप शिकायत कर दें, ईमेल कर दें, जो भी कर दें, तब आपका वो उस रिव्यू करते हैं वो पेमेंट्स का वो शेड्यूल, कि उसमें आईपी एड्रेसेस क्या है, तो पता चल जाएगा कि आप तो इंदौर में रह रहे हो, ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो रांची से हुआ है, तो आपने नहीं किया हो सकता है, तो ऐसे करके उसको चेक करके आपका पैसा रिवर्ट हो जाता है। बट इट टेक्स मे बी 4 to 8 वीक्स ऐसा लगता है, तो बट वो हो जाता है, तो वो बेस्ट स्टेप है। पहली चीज आपको वो करनी चाहिए, उसके बाद आप जरूर बैंक में जाइए, अपने पुलिस में जाइए, वो भी करिए, बट फर्स्ट इज दिस। मतलब जैसे अगर किसी का साइबर फ्रॉड होता है किसी के साथ ऑनलाइन फाइनेंशियल खुलने क्या वो अमाउंट वापस आ सकता है, चांसेस ऑफ कोर्स आ सकता है थ्रू दिस मेथड। 90% चांसेस रहते हैं कि आपका अमाउंट आ सकता हाँ, मतलब अगर आप टाइम में है। तो यू कैन गेट योर मनी बैक, रिवर्ट, इसको तो रिवर्जन रिवर्ट हो जाएगा। दूसरा है इन्वेस्टिगेशन के बाद पकड़ के फिर उनसे आप प्राप्त करो, बरामद करो, दैट इज कॉल्ड सीजर, फिर आपको मिलेगा वो तो कोर्ट के बाद मिलेगा, बट ये आपको डायरेक्टली मिलेगा। क्योंकि मेरे को इसलिए मालूम है क्योंकि मेरी मदर के साथ हो गया था 5 साल पहले, शी वाज ओल्ड पर्सन बेचारी, तो वो मैं कहीं गया हुआ था तो उन्होंने मेरे को फोन कराया ऐसा हो गया, उनके से 70,000 रुपए चले गए एंड 10 ट्रांजेक्शन 10 टाइम्स शी गिव दी ओटीपी। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को बताया, तो मैंने आप ये सब छोड़ो, मेरे को नंबर दो उसका, तो फिर हमने उसका रिपोर्ट किया, तो आई थिंक इन 2 या 3 मंथ्स उनको उनका पैसा वापस मिल गया, बट 3 मंथ्स में amount रिवर्ट हो गया, तो उस समय पे हमने कर दी। मतलब ये रहता है कि जो भी साइबर फ्रॉड हो रहे हैं वो हमारे ही हम ही उनको अलाउ कर रहे हैं करने के लिए, हाँ, yes, या तो हम ओटीपी देते हैं, लिंक पे क्लिक करते हैं, ये सब हम ही अलाउ कर रहे हैं। obviously, वो तो तो खुद नहीं कर सकते हैं कुछ भी डायरेक्टली। राइट, उसको मैं हमेशा बोलता हूँ वन मिस्टेक क्राइम, साइबर क्राइम इज वन मिस्टेक क्राइम। एक गलती आप करिए और फिर देखिए क्या होगा। आपका एक फोन कॉल गलत उठाइए, एक गलत फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करिए, एक गलत एसएमएस, मतलब एक गलत क्यूआर कोड स्कैन करिए, एक गलत फाइल डाउनलोड करिए, एक गलत ऐप इंस्टॉल करिए, मतलब एक गलती आप करो एंड देन वो शायद कुछ रुपए ले सकता है आपसे क्राइम, या आपकी जान तक ले सकता है। और वो गलती आपने कब करी आपको पता भी नहीं चलेगा, जब तक वो बहुत देर ना हो जाए, जब तक क्राइम होना जाए, फिर आप बोलते रहना, नहीं मैंने क्यों फोन उठाया, मैंने क्यों फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया। जैसे आजकल के जो पेरेंट्स हैं, तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है जी, उसके अकाउंट्स बनाना चालू कर देते हैं सोशल मीडिया पे, पहले से ही मतलब सारी चीजों को, प्राइवेट जो चीजें थी उनको पब्लिक करना चालू कर देते हैं। तो इसमें क्या साइबर फ्रॉड होने के चांसेस हैं, इनको इन फ्यूचर या प्रेजेंट में चीजें हो सकती हैं उनके साथ कुछ भी गलत? ऑफ कोर्स। देखिए साइबर क्राइम इज क्राइम बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, सूचना आधारित अपराध है। तो जितनी आपकी सूचना उपलब्ध होगी अपराधी को, उतना आराम से आपके साइबर क्राइम हो सकता है। और सूचना देने वाले कौन है? हम ही हैं। तो उसको रोक कौन सकता है? हम ही रोक सकते हैं। मैंने बोला माइंडसेट अपन को बदलना है, इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो अपनी सूचना किसके साथ शेयर कर रहे हो, कब शेयर कर रहे हो, कितना शेयर कर रहे हो, शेयर कर रहे हो कि भी नहीं कर रहे हो, ये आपको डिसाइड करना है। तो बिना डिसीजन के आप करोगे तो फिर आप गलती जरूर करोगे। जैसे एक केस है, मतलब मैं को एक फोन आया, एक शी इज अ वेरी लीडिंग गायनेकोलॉजिस्ट बेंगलोर शहर में, वो वहाँ की नंबर 1 गायनेकोलॉजिस्ट है। मतलब इतने बड़े शहर में अगर वो नंबर 1 है तो शी इज इम्पोर्टेंट पर्सन। तो उन्होंने मेरे को एक दिन फोन किया और मेरे को उन्होंने बोला कि अगर मेरी हेल्प करिए। तो मैंने क्या हो गया मैडम? तो उनकी एक बेटी जो 2nd ईयर मेडिकल में पढ़ती है फिर भी, और वो भी स्टूडेंट है। अब उस लड़की ने क्या किया, उसने अपने एक वर्चुअल फ्रेंड के साथ, ये एक नया कॉन्सेप्ट है वर्चुअल फ्रेंड, कई चीजें नहीं आ गई ना। वर्चुअल फ्रेंड मतलब कभी किसी को देखा नहीं, कभी उससे मिले नहीं, बट वो फ्रेंड, समटाइम्स इवन बेस्ट फ्रेंड। तो वो ऐसे व्यक्ति के साथ उस लड़की ने अपनी एक प्राइवेट फोटो शेयर करी, 1 फोटो,
और उस एक फोटो के आधार पे उस आदमी ने, वो आदमी या जो भी था वो व्यक्ति, उसने उस बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी। उसका इतना मिसयूज किया उस फोटो, बट एक फोटो। अब उसकी माँ मेरे को बोल रही थी कि सर कोई तरीका बताइए कि हम इस फोटो को इंटरनेट से हटा दें। देयर इज नो वे। आप ये रियल वर्ल्ड तो है नहीं कि फाड़ के आपने फेंक दिया तो खत्म हो गया सब, ऐसा नहीं होगा। तो वो अब आ गई है, तो अब आप उसको मैनेज करना है कि उसको आप कम से कम हानि हो आपको। बट मेरा ये कहना है, वो शेयर किसने करी फोटो? उस बच्ची ने खुद करी। अगर वो नहीं करती, अगर सोच लेती वर्चुअल में क्यों नहीं, तो शायद वो नहीं देती। तो आपको वो देखना पड़ेगा, अपनी इंफॉर्मेशन आप कितना, किससे, कब, कैसे शेयर कर रहे हो, और आपको ही करना है, और किसी को नहीं करना आपके लिए। तो करना आपको है, सोच के करो। जैसे हमारे सबके अकाउंट्स जो हैं वो लाइक पब्लिक ही रहते हैं सभी के, तो वो तो कोई भी फोटो उठा के डीपफेक वीडियोस बना सकते हैं। बना सकते हैं। फिर उनसे बच कैसे सकते मेरी अकाउंट से प्राइवेट रखो उसको, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको नहीं आपको ये भावना लोगों में है, जितने फॉलोअर, जितने फ्रेंड, उतने ज्यादा फेमस एंड पॉपुलर, तो उसमें फंस जाते हैं। तो इसलिए जैसे मेरे भी अकाउंट है, मैं भी शेयर करता हूँ, बट देन मेरे को तैयार होना चाहिए कि ऐसा अटैक मेरे से हो सकता है, मेरी फोटो को यूज करके, मेरी जानकारी को यूज करके। मेरे को कई बार ईमेल आते हैं, उसमें लिखा रहता है कि आपको, आपका रिकॉर्ड हमने देखा है, आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, हम आपको अवार्ड देना चाहते हैं, हमारी पुरानी संस्था है, यूएस की संस्था है, ऐसे करके फंसाते हैं। हाँ, हाँ। पर वो आधार कैसे हुआ, मैंने ही जानकारी दी कि मैं साइबर एरिया में काम करता हूँ। राइट, आपकी सारी प्रोफाइल्स वगैरह चेक करके यस, सो देन आई हैव टू बी रेडी फॉर इट। आई कैन नॉट से कि मैं तो कुछ भी करता जाऊंगा और मैं सुरक्षित रहूंगा। जैसे आप सर लाखों युवाओं के लिए एक प्रेरणा होता है, रोल मॉडल है, लेकिन आपके लिए रोल मॉडल कौन है? मेरे आपकी लिए लाइफ में कोई रोल मॉडल होंगे पहले से और अभी भी कोई? मेरे रोल मॉडल तो सिर्फ एक, मेरा माय फादर वाज माय रोल मॉडल ऑलवेज, हमेशा से थे। और उन्हीं के पास आईएएस अफसर थे, और वो एमपी कार्डर, एमपी में ही थे, और यहाँ के मुख्य सचिव थे एमपी के। जब रिटायर हुए, इंदौर कलेक्टर थे जब मैं पैदा हुआ, तो मैं तो इंदौर में ही पैदा हुआ। बट तो वही मेरे एक रोल मॉडल थे, जिनका मैं वैसे ही बनना चाहता था। बाकी आईपीएस ऑफिसर बन गया, आईएएस ऑफिसर नहीं बना, तो मेरा रास्ता थोड़ा अलग हो गया। हाँ जी, एनआईटीएन भी आप हैं, एनआईटी, एनआईटी यस, से आप फिर डायरेक्ट आईपीएस। आईपीएस तो सर मैंने ऐसा देखा है, जितने भी तक मैंने इंटरव्यूज लिए आईएएस आईपीएस के, वो ज्यादातर या तो एनआईटीएन होते हैं या आईआईटीएन होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? मैंने ऑलमोस्ट 70 to 80% ऐसे लोग रहते हैं जो आईएएस आईपीएस है वो एनआईटी या आईआईटी रहते हैं। हो सकता है, बिकॉज दे तो ऐसा क्या रीजन रहता है कि लोग इतने बड़े जॉब को छोड़ के देन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए? वो जॉब नहीं होती, वो एजुकेशन होती है एक्चुअली। दैट्स अ वे ऑफ, दैट्स अ ट्रेनिंग ऑफ योर माइंड। बट क्योंकि उनको शायद मेहनत की ज्यादा आदत होती है, उधर तो ज्यादा मेहनत कर पाते हैं। बट आई डोंट थिंक वो कोई भी मेहनत करेगा, चाहे किसी भी डिग्री का हो, कोई वो डॉक्टर हो, चाहे वो बीए हो, चाहे वो एलएलबी हो, कुछ भी हो, अगर आप उस समय पे सही मेहनत करोगे तो आप सक्सेसफुल होंगे। तो हो सकता है कि इनके ट्रेनिंग ऑफ माइंड ज्यादा है, तो बेटर उनका रिजल्ट होता होगा। बट आते तो सभी हैं आजकल, आईटी एनआईटी कम हो गए आजकल, दूसरे क्षेत्र के भी बहुत आ रहे हैं। आपके करियर में ऐसा कोई सा मूवमेंट सर जो आपको लगा चैलेंजिंग और मेमोरेबल अभी तक रहा हो? किसी आपने कोई केस सॉल्व किया हो, कोई ऐसी मेमोरी रही हो आपके करियर के दौरान, ऐसे तो आप शेयर बहुत करना चाहेंगे? बहुत कोई सारे, जो चैलेंजिंग और मेमोरेबल रहा हो आपको? वो एक इंसिडेंट बताना तो बड़ा मुश्किल है, वैसे बहुत सारे हैं। कुछ लॉ एंड ऑर्डर बेस्ड हैं, जब कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो जाती है तो फिर आपको उसको डील करना पड़ता है। इंदौर में भी हुआ, धार में भी हुआ, कई जगह में रहा, तो बड़ा चैलेंजिंग है वो। जैसे धार जिले में मैं एसपी जब बना तो 1998 में, तब धार वॉज वेरी डिस्टर्ब डिस्ट्रिक्ट, और वहाँ पे बहुत सारे दंगे होते थे, और पूरे जिले में प्रॉब्लम था वहाँ पे। तो उसको डील करना, वो मेरा पहला जिला था एसपी, तो इट वॉज इवन मोर चैलेंजिंग। तो उसको पूरे जिले में, छोटे छोटे कस्बों में भी ना, चाहे डेठान हो, चाहे वो डही हो, चाहे वो कुक्षी हो, हर जगह पे देयर वाज कम्युनल प्रॉब्लम। तो उसको डील करना, 3.5 साल में एसपी रहा वहाँ पे, तो वो बहुत चैलेंजिंग था। धार वैसे भी बहुत गौशाला इशू था वहाँ पे, जो मेन धार में है। तो ऐसे पूरे जिले में ऐसे प्रॉब्लम होते थे, तो उसको डील करना, उसको ताकि शांति रहे। 3.5 साल में रहा वहाँ पे, तो उधर एक भी कम्युनल राइट नहीं हुआ। कम्युनल इंसिडेंट होते थे तो हम उसको कंट्रोल कर लेते थे, ताकि वो बड़ा प्रॉब्लम ना हो। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो ऐसे लॉ एंड ऑर्डर के भी बहुत चैलेंजेस होते हैं, क्राइम के तो होते ही हैं चैलेंजेस। फिर देयर आर मेनी वीआईपी विजिट्स, मेनी मेनी थिंग्स जो आपको करनी पड़ती हैं, जो बहुत चैलेंजिंग होती हैं। सर आज हम मतलब कई सारे केसेस सुनते हैं जिसमें एक हॉनेस्ट ऑफिसर को पॉलिटिकल एजेंडास के चलते धमकाया या फिर ट्रांसफर जैसे सब सामने आते हैं। क्या आपने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में? और अगर पॉलिटिक्स का इन्वॉल्वमेंट एक ऑफिसर की लाइफ में कितना असर करता है? देखो, पॉलिटिक्स, ये देश जो है, ये प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी में सबसे ऊपर जो होता है सिस्टम में, वो होते हैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, राइट।
लोगों के प्रतिनिधि वो सबसे ऊपर होते हैं उस पिरामिड, राइट। और उन्हीं के द्वारा देश का एक संचालन होता है, योजनाओं का और कानूनों का रचना होती है। तो यू हैव टू एक्सेप्ट कि इस देश में सर्वोपरि होते हैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, और वो लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उससे ऊपर अधिकारी नहीं हो सकते। तो वो हम लोग उनके एग्जीक्यूट करते हैं जो देश की पॉलिसीज हैं और जो देश की योजनाएं हैं। तो इसीलिए मैंने कभी ये मन में नहीं रखा कि मैं मेरे लिए कोई मुश्किल है या कोई तकलीफ है किसी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, ऐसा होता भी नहीं। ये सब अपने परिपक्व होते हैं, इतने लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वो ये तो बोलने की बातें होती है फिल्म में। यस, देखो पर्सनालिटी में ऑफिसर्स के भी में भी प्रॉब्लम हो सकती है, सब राजनेताओं में भी हो सकती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम वो नहीं है। बट इंस्टीट्यूशनली वी हैव टू वर्क अंडर द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, एंड आई हैव इन माय कैरियर, मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई मेरे को मेरा काम करने से रोक रहा है या मेरे को गलत कराने से मजबूर कर रहा है। तो आप अच्छा काम करो, अच्छे से करो, ईमानदारी से करो, तो सब आपके साथ होते हैं और आपको अच्छी गाइडेंस मिलती है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव से भी। इंडियन पुलिस, जो हमारी इंडियन पुलिस की इमेज को लेकर एक नेगेटिव परसेप्शन है, जी। और आपके हिसाब से इस परसेप्शन को कैसे चेंज किया जा सकता है और पब्लिक ट्रस्ट को कैसे रिबिल्ड किया जा सकता है? दिस इज अनदर टफ, वेरी टफ क्वेश्चन। जो मैं इतने साल हुए मेरी सेवा के, 33 साल हो गए, तो मैंने पुलिस को, इंडियन पुलिस को बदलते हुए देखा है। जो थी जब मैं सेवा में आया था 91 में, और जब वो है आज 2024 में, फर्क बहुत ज्यादा है, जमीन आसमान का फर्क है, सुविधाओं में, साधनों में, परफॉर्मेंस में, इमेज में भी। बट फिर भी सुधार की तो हमेशा गुंजाइश हो सकती है। पहली बात तो मैं बोलना चाहूंगा, आप बोल रहे हो इंडिया में, दुनिया में हर जगह पुलिस की इमेज का हमेशा ये प्रॉब्लम होगा। उसके कारण है, ये नहीं है कि पुलिस इटसेल्फ इज बैड। उसका कारण ये है, पहली बात ये है कि पुलिस हमेशा, हमारा काम जो है लोगों को उनकी गलतियां बताना है। तो आपकी गलतियां जो बताए वो आपको कभी पसंद नहीं आ सकता, चाहे वो आपका पिताजी भी ना क्यों ना हो, है ना। जब आप बड़े हो जाते हो तो आपके फादर भी आपको मना करेंगे, तुम गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो, तो आपको लगता है आप हो गया मतलब वैसा ही। तो वैसे ही इन पुलिसिंग का नेगेटिव कॉनोटेशन है, हम लोगों को गलती करने से रोकते हैं, उनको उनकी गलतियां बताते हैं। अगर हम सही भी कर रहे हैं तभी लोगों को पसंद नहीं आएंगे। दूसरी बात यह है कि हर विवाद में दो पक्ष होते हैं, राइट, और दो पक्ष में अगर आप सही पक्ष का भी साइड लो, एज ए पुलिस ऑफिसर आपका काम है कि जो जो सही में है आप उसकी मदद करो। तो दूसरा वाला कभी नहीं मानेगा कि मैंने गलती करी है, तो हमेशा सोचेगा कि भाई इन्होंने पैसे ले लिए, ये उनके साथ मिल गए, मतलब वो कहीं एलिगेशन। तो हमेशा दो पक्षों के विवाद में आप सही पक्ष के साथ भी दो, तब भी आप गलती में होंगे उनके नजर में। तो इसीलिए पुलिस की इमेज एज ए होल कभी इतनी पॉजिटिव हो नहीं सकती। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी तरफ से प्रयास ना करें। जो गलतियां हमारी हैं उनको सुधारने का प्रयास करना चाहिए। मेरे विचार में सबसे अच्छा तरीका है कि लोगों से संपर्क बना के रखना चाहिए। पुलिसिंग का कभी कभी ये गलती हो जाती है कि लोग अपने अपने थाने में बैठे बड़े लेना ना देना, तो फिर एक गलत इमेज बनती है और फिर लोग सोचते हैं कि ये गलतियां कर रहे हैं। बट आप जब लोगों से संपर्क करके उनको साथ लेके काम करोगे तो आपका काम भी आसान होगा, आपका काम भी बेटर होगा और लोगों की छवि भी अच्छी बनेगी। और मैंने अपने कैरियर में हमेशा ये किया है, मैं जहां भी रहा हूँ तो मैंने लोगों के साथ मिलकर करा है, और इसीलिए मेरे विचार में तो आई हैव बीन सक्सेसफुल। एंड आज तक जहां मैं रहा हूँ, 20 साल हो गए कहीं पे, जैसे धार में मैं एसपी 20 साल पहले, रतलाम में मैं एसपी डीआईजी 15-16 साल हो गए। तो जहां भी मैं रहा हूँ देखो, अभी तक कई लोग वहां से आते हैं, मिलते हैं, क्योंकि आज तक याद है कि मेरे चेहरा तो अच्छा नहीं है, इस कारण से वो मेरी काम को याद करता है और आज आज भी आके मिलते हैं मेरे से, बैठ के मेरे से बातें करते हैं, क्योंकि मैंने उनको साथ लेके पुलिसिंग करी। और एज ए रिजल्ट मैं ऐसा लगता है कि मैंने अच्छा काम किया। तो लोगों को साथ लेके करोगे, उनके दुख सुख में उनके साथ काम होंगे, उनके साथ उनकी समस्या समाधान करोगे, रिचुअल्स में सब ज्वाइन करते हैं, तो फिर आपका छवि भी अच्छी होगी, आपका काम भी अच्छा होगा। लेकिन जो अपराधी होता है उसके अंदर मेरे को कभी छवि नहीं बन सकती, मतलब दो पार्टियों में से एक तो नेगेटिव रहेगा ही रहेगा। मैंने बोला उसके अंदर तो अगर दो अच्छी पार्टियां भी है, हो सकता है किसी पे जमीन विवाद, राइट, दोनों अपराधी कोई नहीं है, बट अगर आपने उसका साथ दिया जो सही है तो दूसरा वाला तो सही दूसरा निकलेगा एट दैट। जो एक और चीज है, ह्यूमन नेचर है कि अगर आपको कोई फायदा पहुंचाए तो शायद आप उसको इतना तारीफ ना करो, बट कोई नुकसान करे तो आप पूरी दुनिया में उसकी बहुत बुराई करते फिरते हो। तो इसीलिए मैंने ऐसे कई बार देखा है कि पुलिस जो लोगों का, जिनका पुलिस के साथ कभी संबंध ही नहीं बना या संपर्क ही नहीं, कोई कारण ही नहीं बढ़ा कि पुलिस वाले के साथ आपको जाके कोई थाने में जाना पड़े या किसी से आपका संपर्क हो, वो सबसे बड़े आलोचक होते हैं। जो शायद कभी पुलिस के संपर्क में आए हों, कोई अपराध हो गया हो, कुछ हो गया, वो इतनी बुरी बातें नहीं बोलते, बिकॉज उनको मालूम है मजबूरियां क्या है, पुलिस किस लिमिटेशन में काम करती है, कानून के दायरे में रहना, तो वो इतनी बुराई शायद ना भी करे। बट जिनने कभी पुलिस से बात भी नहीं करी हो, किसी जगह उनको काम भी नहीं पड़ा हो, वो पता नहीं कहां से पढ़ के, कुछ देख के, मूवी देख के,
वगैरह सारी चीजें देख देख के वो सबसे बड़े आलोचक होंगे। मतलब जो मिलते नहीं है ना उनके अंदर भी हमारी नेगेटिव सही बना बिकॉज वो देख के और पढ़ के करते हैं ना। वही चीज। जैसे एआई के एडवांसमेंट के साथ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स बढ़ रहे हैं। किससे? एआई के एडवांसमेंट के Yes. साथ। ओके, और आपके हिसाब से एआई का मिसयूज हो रहा है, कैसे रोका जा सकता है उसे, और इसके लिए क्या मेजर्स जरूरी है? एआई का देखिए, एआई रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है ना। इट्स अ टेक्नोलॉजी ऑफ टुडे, मे बी नॉट दैट मच, इट्स अ टेक्नोलॉजी फॉर टुमारो। और वो पूरी दुनिया को चेंज कर ही रही है, और एक दिन इतना कर देगी कि शायद दुनिया बहुत ही अलग हो जाएगी, और एक ऐसी दुनिया हो जाएगी जो शायद जीने लायक भी ना हो। 70% ऑपरेशंस एआई है। तो एक तो लोगों की नौकरी ले लेगा, तो जब लोगों को नौकरी नहीं होगी तो फिर कमाई कहाँ से होगी, फिर वो लोग क्या करेंगे? इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। एक इलॉन मस्क स्कूल के जो एक्स के मालिक हैं, उन्होंने कुछ समय पहले एक स्टेटमेंट दिया था, विच आई आल्सो फील इज वेरी राइट। ही हैड सेड इन द टाइम टू कम एआई विल बी मतलब बिग थ्रेट फॉर ह्यूमैनिटी। मतलब मानवता के लिए खतरा है, सिर्फ सुरक्षा के लिए खतरा नहीं, मानवता के लिए खतरा बन जाएगा। क्योंकि पहली बात मेरे विचार में ये है कि एक तो नौकरियां लेगा, तो जब लोगों की नौकरी चली जाएगी तो क्या करेंगे? और दूसरी बात यह है कि फिर वो सिक्योरिटी चैलेंज भी है, और क्यों उसका एक्सेस सबके पास है। एक बच्चा भी एआई टेक्नोलॉजी को यूज करके कुछ वीडियो बना सकता है, कोई भी हथियार बना सकता है। जबकि जैसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, जो एक बहुत बड़ा खतरा माना जाता था मानवता की सर्वाइवल के लिए, और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को नियंत्रित किया गया है। उसकी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो देखता है कि देशों के पास, ईरान के पास टेक्नोलॉजी ना जाए, उन्होंने उसके लिए किया कार्रवाई, नहीं गई। तो बट एआई को क्या करोगे आप? वो तो बच्चे तो का एक्सेस है उसका, तो उसका मिसयूज तो कोई भी कर सकता है। तो उसको कंट्रोल करना इज गोइंग टू बी वेरी बिग चैलेंज, एंड उसका यूज करना वो ओनली फॉर अच्छाई, तो मेरे को नहीं लगता। मतलब कोई भी दुनिया में चीज है, उसका अच्छाई, अच्छे बुरे दोनों पहलू होते हैं। तो अच्छाई तो पता नहीं कितनी अच्छी है, पर बुराई उसकी बहुत खतरनाक है। जैसे भी हम थोड़ा डार्क वेब के बारे में बात कर रहे थे पहले, तो डार्क वेब में जैसे जो लोग यूजर्स हैं, तो ऐसा होता होगा कि पुलिस की कुछ यूजर्स भी उस पे एक्टिव रहते होंगे ये सारी एक्टिविटीज को चेक करने के लिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। डार्क वेब पे हाँ, जैसे पब्लिक, जैसे कोई Monitoring. क्रिमिनल है वो यूजर उस पे एक्टिव है, तो ऐसे ही कुछ पुलिस के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हुए जो उस पे। हाँ, वो तो बिल्कुल होते होंगे, उसका जानकारी हाँ। मैं आपको साझा तो नहीं कर सकता, बट वो उसको मॉनिटरिंग सर्वेलेंस हाँ, बोलते हैं। right. तो सर्वेलेंस तो हम हर जगह कर सकते हैं, करते भी हैं, रियल वर्ल्ड में भी और बट वर्चुअल उसको वर्ल्ड में। ट्रैक कर पाना मुश्किल नहीं होता होगा कि कहाँ पे क्रिमिनल, कहाँ पे कुछ एक्टिविटीज होने वाली है, कुछ ऐसा मेजर नहीं होता वो चीजों पे। सर्वेलेंस इज ओनली फॉर वो, उनके लिए जो लोग आपके आइडेंटिफाइड अपराधी होते हैं। Okay. आप दुनिया के भर पे सर्वेलेंस थोड़ी कर सकते हो, आप उनपे करते हो जिन पे आपको सस्पेक्ट्स हैं, जो आपके क्रिमिनल्स हैं, जो आपके वांटेड लोग हैं, उनका आप सर्वेलेंस करते हो। तो ऐसी चीजें अगर डार्क वेब में जो लोग आइडेंटिफाइड हैं, जो गलती कर रहे हैं, अगर आपको पता चल गए, तब उसका सर्वेलेंस करते हैं, ताकि उनको आप कर सको, न्यूट्रलाइज कर सको। बट जनरल सर्वेलेंस वेरी डिफिकल्ट। तो फिर असली दुनिया में भी पॉसिबल नहीं है कि जनता के हर व्यक्ति को हम सर्वेलेंस कर लें, उनकी गतिविधियों को मॉनिटर कर लें, ऐसा तो नहीं हो सकता। सारे पेरेंट्स भी आपको देखते हैं, सुनते हैं, तो आप पेरेंट्स के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे ताकि वो अपने बच्चों को साइबर क्राइम और ड्रग्स जैसी चीजों से दूर रख सकें? वेट कर रहा था ड्रग्स का नाम कब ले, पर ये दो ही चीजें हैं जो बच्चों के लिए, युवाओं के लिए बहुत बड़ा खतरा है। एक तो साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी, और उसमें उत्पन्न जो प्रॉब्लम्स हैं, तो बच्चे बहुत बड़े टारगेट्स हैं, एक्चुअली टारगेट्स हैं, और वो लोग बताते भी नहीं हैं जब तक वो बहुत देर ना हो जाए। तो इसलिए बच्चों को उस क्षेत्र में, प्लस ड्रग्स एक दूसरा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बच्चों के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और ये दोनों का सोल्यूशन इज अवेयरनेस। एक्चुअली बच्चों को भी अवेयरनेस होने की जरूरत है कि वो कैसे बचें, क्यों बचें, क्या क्या खतरे हैं। तो वो जो अवेयरनेस होगा तब वो उससे बचेंगे। दूसरी बात ये है, मैं हमेशा पेरेंट्स को बोलता हूँ कि आपको अपने बच्चों को मॉनिटर करना चाहिए। इसको बोलते हैं उनकी पर्यवेक्षण, मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं उस दुनिया में। तो वर्चुअल दुनिया में मॉनिटरिंग जीरो करते हैं पेरेंट्स। असली दुनिया में हमारे पेरेंट्स, हमारी आपके भी अगर पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं, आई डोंट नो, बट हमारे बच्चे भी हैं, तो हम उनकी गतिविधियों को 24 घंटे एक तरीके से मॉनिटर करते हैं कि वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है, कब सोता है, क्या खाता है, कि कितना पढ़ता है। पूरे समय हम करते रहते हैं, सब करते हैं, क्योंकि पहले ये चीजें करते थे पेरेंट्स, बट अभी ये धीरे धीरे कम कर दिया। हाँ, नहीं, रियल दुनिया में तो अभी करते हैं, हाँ। वो जितना कर सकते हैं। बच्चे नहीं अलाउ करते हैं ज्यादा, बट वर्चुअल दुनिया में तो बिल्कुल नहीं करते। जिसमें अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च, मैंने एक रिसर्च करी थी, एटलीस्ट 50% टाइम बच्चे और युवा वर्चुअल दुनिया में बिता रहे हैं, दैट इज हाफ योर लाइफ। तो उसमें आप मॉनिटरिंग जीरो कर रहे हो। तो मॉनिटरिंग मतलब एक तो पेरेंट्स का रोल आप अदा नहीं कर पा रहे ठीक से, दूसरा उनको सुरक्षा नहीं दे पा रहे या उनको भला नहीं कर पा रहे, तो उनके वहां पे बहुत सारे खतरे हैं जितने इस दुनिया में नहीं, उससे ज्यादा उधर है, और आप कुछ कर नहीं रहे उनकी भलाई के लिए।
तो उसको मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। और मॉनिटरिंग के मैं 2 तरीके मानता हूँ, पेरेंट्स को सोचना चाहिए इस बारे में, आपके बच्चों की एज पे डिपेंड करता है। पहली चीज को मैं बोलता हूँ इन्वेसिव मॉनिटरिंग, मतलब सॉफ्टवेयर बेस्ड, टेक्नोलॉजी बेस्ड। तो आपके डिवाइसेस जो हैं, डिवाइस के माध्यम है टू रीच द वर्चुअल वर्ल्ड। तो जो बच्चों को आप डिवाइस देते हो तो उसमें कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जरूर डालें जिससे आप उनकी गतिविधि को वॉच कर सकें। ऐसे स्क्रीन शेयर होंगे, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, तो आप डाल के दो। बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो उसको बिल्कुल आपको करना चाहिए, बिकॉज आपको देखना चाहिए वो उसकी गतिविधि क्या है। और दूसरा होता है परसुएसिव मॉनिटरिंग, जिसको मैं बोलता हूँ काउंसलिंग जिसे बोलते हैं, बात करना। आप बात करोगे तो आप कई चीजें आप समझाओगे। अगर वो नहीं भी सुनते पर फिर भी एक बार आप बोल दिया तो उनके माइंड में कहीं ना कहीं बैठ जाएगी वो बात। तो काउंसलिंग टीचर्स भी कर सकती हैं, प्रोफेसर्स भी कर सकते हैं, पेरेंट्स भी कर सकते हैं। बट वो इन्वेसिव पार्ट वो सिर्फ पेरेंट्स कर सकते हैं कि क्या डालना उनकी डिवाइस में, ताकि आप उनकी गतिविधियों पर नजर रख सकें। तो ये सब चीजें आपको करनी चाहिए ताकि आप अपने बच्चे की गतिविधि मॉनिटर कर सको, ताकि उनकी सुरक्षा में आप सुधार कर सको। ये तो है फॉर साइबर क्राइम। ड्रग्स के लिए ऑफकोर्स इट इज अवेयरनेस कि आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। प्रोफेशनली अगर लोग आपके ड्रग सेशंस होने चाहिए क्लास स्कूलों में, ताकि उनको बता सके। मैं तो स्कूलों में जाता था, वहाँ कॉलेजेस में भी जाता था, कई चीजें बच्चों को बोलता था। तो मालूम सबको सब कुछ है, बट अगर उसको एक ऐसा व्यक्ति बताए तो उनके फिर मन में बैठती है वो बात। तो इसलिए वजह से एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक चीज ड्रग्स के साथ हमेशा उसको लोग ऐसा सोचते हैं कि ड्रग्स मतलब कैसे। ड्रग्स पहली बात तो आपको देगा कौन? आपका साथी देगा। ये रोड साइड गुंडा गुंडा बदमाश आपको नहीं ड्रग्स की आदत देगा, आपके साथ पढ़ने वाला, आपके साथ कॉलेज में, स्कूल में। तो दूसरी बात देगा क्यों? तो लोगों को ऐसा लगता है ड्रग्स का नशा तब लोगों को फंसाते हैं कि उनको मजा कर, पार्टी करो, एंजॉय करो, और आप ड्रग्स का नशा। तो एक तो तरीका वो है, पर सिर्फ वो तरीका नहीं है, तरीके बहुत हैं। जिस तरीके का बच्चा होगा उस प्रकार का प्रलोभन देंगे। पढ़ाई में अच्छा है तो बोलेंगे ये ड्रग ले लो, आपको कंसंट्रेशन अच्छा हो जाएगा। कई लड़कियों को बोलते हैं कि आपका वेट कम हो जाएगा। एक ड्रग होती है एमडी, मेथाडोन बोलते हैं उसको। मेथाडोन इज सिंथेटिक ड्रग। इट्स इफेक्ट्स आर लाइक हेरोइन, जो ओपियम से बनती है ना, अपने अफीम से हेरोइन बोल के ड्रग बनती है। तो वो उसके जो इफेक्ट है वो मेथाडोन के भी वही है। तो जब आप हेरोइन लेते हो तो पहली बात आपकी भूख खत्म हो जाती है। तो जैसी भूख खत्म होती है तो आपको वेट चले जाता है। तो वो मेथाडोन वो होते हैं, पाउडर होता है, तो वो बच्ची को दे दिया आपने, तो वो उसका वो कम हो गई, तो ऑब्वियसली वेट कम हो गया। तो शुरू में तो वो सोचेंगे कि मेरे को देखो वेट कम हो गया, बढ़ जाएगा। तो फिर उस आदत पड़ जाएगी। और उसका 1 ग्राम होता है 10,000 रुपए का। तो अगर एक एक बच्ची को, यहाँ पे सुसाइड हुआ था इंदौर में एक केस में, शी कमिटेड सुसाइड बिकॉज मेथाडोन एडिक्ट थी वो। और बाद में फिर बेचारी, उसका नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, बट वो शिवल पहले तो अच्छी लड़की थी, कॉलेज में पढ़ती थी, उसके बाद आदत पड़ गई, फिर वो प्रोस्टिट्यूशन करने लग गई, फिर अल्टीमेटली शी कमिटेड सुसाइड बिकॉज शी नीडेड मनी एंड शी डिडंट हैव, एंड देन शी बिकेम एन एडिक्ट। तो इसीलिए जो बच्चियों कैसे फंसाएंगे, किसी स्पोर्ट्समैन है तो उसको बोलेंगे आपका परफॉर्मेंस इनहेंस हो जाएगा, तो उसके ड्रग्स देंगे। तो ड्रग्स के बहुत तरीके होते हैं, और देता आपका साथी है, फ्रेंड नहीं है, बट आप उसको अपना फ्रेंड समझते हो। तो ये सब बच्चों को जब अपन बताएंगे तब उनको घंटी जरूर बजेगी मन में, और फिर वो सतर्क रहेंगे। जैसे कुछ जो युवा है वो जिम वगैरह भी जाते हैं, तो ऐसा होता है कि जिम में भी कुछ परफॉर्मेंस एनहेंस करने के नाम देते हैं प्रोटीन एक्स से, प्रोटीन से, पर हो सकता है उसमें कोई ड्रग भी हो। जैसे एक ड्रग होती है, इट्स वेरी डेंजरस ड्रग, इट्स कॉल्ड डेट रेप ड्रग। इट इज कॉल्ड केटामीन। केटामीन बोल के एक होता है। अगर आप उसको ड्रिंक में मिला दो, किसी भी ड्रिंक में, पानी में मिला, तो इट इज कलरलेस, इट इज ओडरलेस एंड इट इज टेस्टलेस। ठीक है। तो आपने किसी, ये लड़कियों को ले जाते हैं डेट पे, फिर उनको सॉफ्ट ड्रिंक देते हैं, उसमें मिला देते हैं। तो जब वो मिला देते हैं तो जो बच्ची होती है वो मतलब शी इज नॉट अनकॉन्शियस, बट शी इज सेमी कॉन्शियस। तो उसको वो गतिविधियां, उसको पता है, ऐसा तो नहीं बेहोश है, बट होश में है, बट उसको पता नहीं वो क्या कर रही है। फिर उसकी फिल्म बना लेते हैं, ये सब कर देते हैं। तो इट इज, तो इसलिए मैं लड़कियों को बोलता हूँ कि कभी भी आप, पहली बात तो हर पार्टी में जाना कोई जरूरी नहीं है, दूसरी बार आप गए भी तो कभी भी ओपन ड्रिंक मत लेना किसी से। ये सुरक्षा के उपाय हैं। और अगर कभी भी आप ये बॉटल ड्रिंक आप ले, बॉटल आप खुद खोलो, आपसे ले लो। दूसरी बात ये है कि कभी अपने ड्रिंक को उसको अनअटेंडेड मत छोड़ो, कि आपने यहाँ छोड़ दिया और वहाँ बात करने चले गए, पीछे से मिला दिया किसी ने। तो ये सब आपको करनी पड़ेंगी चीजें, ताकि आप सुरक्षित रहो। तो वो तभी होगा जब आपको इसकी जानकारी हो। तो ये चीजें नॉर्मली होती है कि आपने ड्रिंक यहाँ पे रख दिया, वहाँ गए तो कोई भी पीछे से मिला दिया, तो ऐसे केसेस भी होते होंगे आपके साथ? Yes. वो तो सतर्क हो गए तो फिर नहीं होगा शायद। आपके हिसाब से ऐसी कोई 5 जरूरी चीजें क्या है जो आजकल के युवाओं को अपनी सेफ्टी के लिए ध्यान में रखनी चाहिए? 5 चीजें। अब एक साथ 5 एकदम से सोच के बोलना बड़ा मुश्किल है, बट यस, मैं तो बोल रहा हूँ, पहली चीज है अवेयरनेस। सिक्योरिटी मीन, यू मीन साइबर सिक्योरिटी, वर्चुअल सिक्योरिटी, है ना? वर्चुअल सिक्योरिटी में
मतलब कोई भी एनी सेफ्टी टाइप सिक्योरिटी, या तो देयर डिफरेंट एक्चुअली कॉन्सेप्ट्स, बट ओवरऑल यही होगा, आपका अवेयर होना पड़ेगा कि क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है। तो आप सेशन, मेरे जैसे सेशन है वो अटेंड करो, कोई यूट्यूब वीडियो देखो, कोई किताब पढ़ो, जैसे भी करना है, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। सेकेंडली, अवेयरनेस से आती है अलर्टनेस, सतर्क होना चाहिए। एक बार आप अवेयर हो तब आप सतर्क रहोगे। तो सतर्कता बहुत जरूरी है कि आप, आपके आसपास क्या हो रहा है आपको उसकी होश होना चाहिए। बिल्कुल, कई लोग कुछ भी करते रहते हैं। तीसरा, लालच में नहीं पड़ना चाहिए। लालच कभी आपको सही रास्ते में नहीं ले जाती। मतलब शॉर्टकट जो होते हैं ना, घर बैठे नौकरी, घर बैठे लॉटरी, घर बैठे रिश्ता, ये बनता नहीं है। मेहनत करिए और प्राप्त करिए। ये तीसरा हो सकती है एडवाइस। चौथी एडवाइस हो सकती है कि आपको गाइडेंस को लेना चाहिए, पालन करना चाहिए। अपने पेरेंट्स आपको क्या बोल रहे हैं, आपके टीचर्स क्या बोल रहे हैं, आपके जो वरिष्ठ जन है समाज के, वो क्या समझा रहे हैं। सबकी वैल्यू होती है, वो अनुभव के आधार पे होता है। अनुभव में हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, किसी बुक में नहीं आपको पढ़ने को मिलता है, या किसी लाइब्रेरी में नहीं मिलेगा, ना किसी यूट्यूब वीडियो देख के अनुभव हो जाएगा। आपको जानकारी मिल जाएगी। अनुभव तो जिंदगी जीने से होगा। तो जिंदगी जीने वाले जो जी चुके हैं, जो बहुत सी सीख चुके हैं, समझ चुके हैं, वो अगर बताएं तो उसको मानना चाहिए। मतलब इट्स नॉट दैट कि वो सब आप कुछ ज्यादा बताएं। तो दैट फीलिंग ऑफ गाइडेंस लेने का जो स्पिरिट है वो आप में होना चाहिए। और पांचवा है कि आपको हमेशा सबके साथ मिलके चलना चाहिए, चलना चाहिए। तो आप ये भी कह सकते हैं कि आप कुछ भी कर रहे हैं तो आपके फैमिली के साथ आपको बैठ के डिस्कस शेयर करना चाहिए। हर चीजें शेयर करनी चाहिए आपको। जैसे आप फ्रेंड्स के साथ कर रहे हो तो आप फैमिली को भी फ्रेंड बना सकते हैं। बिल्कुल। तो उनके साथ अगर शेयर करेंगे तो ये जो चीजें आप करने वाले हैं इन फ्यूचर तो उनको पता रहेगी सारी। प्लस अगर वो कुछ गलती करे तो आपको बता देंगे वो। हमारे लिसनर्स को कुछ आप फाइनली एक एडवाइस देना चाहें, और साइबर सिक्योरिटी या ड्रग्स से दूर रहने के लिए क्या एडवाइस देंगे आप हमारे लिसनर्स को? वो तो एडवाइस मैंने बहुत दे दी। हाँ। ड्रग्स की भी दे ड्रग्स दी। को लेके मतलब कुछ अगर रहेगी। जिंदगी की एडवाइस में दे देता हाँ। हूँ कि ये चीज आप करोगे तो फिर आपको हाँ, सब कुछ मिल जाएगा। पहली बात, मैं हमेशा लोगों को ये समझाता हूँ कि आपको अनुशासन में रहना चाहिए। दैट्स द बिगेस्ट की टू सक्सेस इज डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन इज नॉट ओनली हमारी जो पुलिस का डिसिप्लिन होता है, वहाँ परेड ग्राउंड में सावधान विश्राम। डिसिप्लिन हर जिंदगी के हर एस्पेक्ट में होना चाहिए। आपका जो खाने का डिसिप्लिन होना चाहिए, सोने का डिसिप्लिन होना चाहिए, आपकी पढ़ाई का डिसिप्लिन होना चाहिए, आपका हर पहलू में टाइम का अनुशासन होना चाहिए। तो हर चीज का अनुशासन आपको रखना चाहिए। अनुशासन रखोगे तब फिर आपको सक्सेस मिलेगा। दैट इज द फर्स्ट थिंग। अनुशासन फिर अगर रखोगे तो फिर आप ये जो ड्रग्स हैं, जो ये ड्रिंक्स हैं, जो ये पार्टी है, उससे भी आप दूर रहोगे, बिकॉज आप अनुशासित हो, आपका टाइम अनुशासित है आपका। तो एक अनुशासन। दूसरा मूल मंत्र होता है आदर। मैंने हमेशा देखा है, अगर आप आदर, रिस्पेक्ट रखोगे फॉर जो सिस्टम है कंट्री का, जो व्यवस्था है, जो व्यक्ति है, उनके प्रति अगर आप आदर की भावना रखोगे तब आप प्राप्त करोगे, है ना? तब आप जैसे हम अपने पेरेंट्स के सामने झुकते हैं, अपने गुरुजनों के सामने झुकते हैं, क्यों? क्योंकि हम उनसे आशीर्वाद लेना, भगवान के सामने झुकते हैं ताकि हमें आशीर्वाद मिले। तो वैसे ही आपको आदर रखोगे व्यवस्था के लिए, व्यक्तियों के लिए, तो आप फिर उनसे प्राप्त करोगे। और when you get something, then you will be successful. And third and last thing is that you should be honest. ईमानदारी, ये एक बहुत बड़ा तरीका है सक्सेस का। ईमानदारी अगेन इज नॉट ओनली पैसा लेना और पैसा देना। मतलब गलत पैसा लिया तो आप रेस्टोरेंट पे नहीं लिया तो ईमानदार, वो तो एक पार्ट है ईमानदारी का। बट हर चीज में ईमानदारी होनी चाहिए। आपका प्रयास ईमानदार होना चाहिए, आपकी नीयत ईमानदार होनी चाहिए, आपके व्यवहार ईमानदार होना, हर चीज ईमानदारी आप रखोगे तब आपको बहुत सारी चीजें प्राप्त होंगी और आप सक्सेसफुल होगे। तो इस बेसिकली अनुशासन, रिस्पेक्ट एंड ऑनेस्टी अगर आप एक्चुअली रखोगे, युवाओं के लिए मेरा संदेश है, उस पर मंथन करें, सोचें और फिर उसको पालन करें, तो फिर आई थिंक सक्सेस विल बी देयर। बट इफ यू फॉलो दीज थ्री पॉइंट्स। थैंक यू सो मच डॉक्टर वरुण सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे लिए इतना समय निकालने के लिए। और निश्चित रूप से आपसे आपने जितनी भी चीज़ें बताई हैं, डार्क वेब, साइबर क्राइम, ड्रग्स, इन सब चीज़ों के लिए हमारे युवाओं को वो चीज़ें अपनी लाइफ में अपनानी चाहिए, वो चीज़ें सीखनी चाहिए जो बातें आपने आपको सभी को बताई हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलेंगे अगले किसी एपिसोड में आपके साथ किसी और पे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।